फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। यूनिट 2 में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। करंट का मतलब होता है मोशन और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। हम लोग इस यूनिट में उन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन में है। देखिए, चार्ज आपका रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो जो चार्ज रेस्ट में था उसका पढ़ाई हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? रेस्ट। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन चार्ज के बारे में पढ़े जो रेस्ट में था। अब देखिए, चार्ज मोशन में भी हो सकता है, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में भी हो सकता है और एक्सेलरेटेड कंडीशन में भी हो सकता है, यानी वेरिएबल वेलोसिटी में भी हो सकता है। तो जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा उसका पढ़ाई हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे यानी यूनिट 2 में। और जो चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी में होगा यानी एक्सेलरेटेड कंडीशन में होगा उसका पढ़ाई हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करेंगे यूनिट 3 में। अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसका हिंदी होता है विद्युत धारा। पहले हम लोग धारा यानी करंट का मतलब समझते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अचानक फ्लो करना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है, करंट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इस ग्लास में पानी है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल। लेकिन यदि ये अचानक फ्लो करना शुरू करेगा तो ये क्या कहलाएगा? जल धारा कहलाएगा, वाटर का करंट कहलाएगा। इसी प्रकार यदि किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी चार्ज को यदि टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? रेट निकल जाएगा। चलिए, एक कंडक्टर यहाँ पे लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है इससे? डेल्टा क्यू। तो 1 सेकेंड में कितना पास करेगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। जो 1 सेकेंड में किसी वायर से चार्ज फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसको सिंपली हम लोग आई इक्वल टू क्यू बाय टी भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, चार्ज का क्या होता है? कूलम। और समय का क्या होता है? टाइम का, सेकेंड। कूलम बाय सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। यानी 1 कूलम पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो गया? 1 एम्पियर। कहने का मतलब जी, यदि किसी वायर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो कितना करंट होगा? 1 एम्पियर। यदि इस वायर से 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो करंट कितना होगा? 5 एम्पियर। यदि 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो कितना करंट होगा? 10 एम्पियर। अब हम लोग समझेंगे 1 कूलम करंट का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा इससे। 1 कूलम पर सेकेंड मतलब 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट का मतलब हो गया जी 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन। यदि 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास करता है तो उसमें कितना करंट होगा? 1 एम्पियर करंट। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखिए, 6250 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 गिनिए, बहुत हो जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, गिनते रहिए, बहुत हो जाएगा। मतलब 1 एम्पियर करंट का मतलब 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन उससे पास करेगा 1 सेकेंड में। इसलिए जब हम लोग को 1 एम्पियर का करंट लगता है तो पूरा शरीर को हिला देता है। सोचिए, हम लोग के शरीर में इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास करता है, इसकी वजह से बहुत ज़ोर से झटका लगता है। अब बात करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन को धकेलता कौन है। कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज धकेलता है। वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इस यूनिट में। देखिए, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धकेलता है और वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रोकता है। अब देखिए, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। तो दोनों के बीच क्या होगा, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा, फाइट स्टार्ट हो जाएगा। अब दो लड़ेगा तो फ़ायदा तीसरे को होगा, फ़ायदा हम लोग को होगा। देखिए कैसे। तो बात कर रहे थे जी, इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज धकेलता है और रेजिस्टेंस रोकता है, तो दोनों के बीच क्या होगा, लड़ाई होगा। दो जब लड़ाई करता है तो फ़ायदा तीसरे को होता है, तो यहाँ फ़ायदा हम लोग को होगा। जैसे टंगस्टन का वायर ले लीजिए, जब इससे करंट पास करते हैं हम लोग तो ये चमकने लगता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। अब नाइक्रोम का वायर ले लीजिए, इससे जब करंट पास करते हैं तो ये गर्म होके पूरा हीट देता है हम लोग को। इसका इस्तेमाल हम लोग हीटर में करते हैं। अब कॉपर का वायर ले लीजिए, जब इससे करंट पास करते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग फैन में कॉइल के रूप में करते हैं, तो हम लोग को हवा मिलता है। अब देखिए, टंगस्टन में वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच लड़ाई हुआ तो फ़ायदा हम लोग को हुआ। इसका उपयोग हम लोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में करते हैं। नाइक्रोम में दोनों के बीच फाइट हुआ तो फ़ायदा हम लोग को हुआ, हीटर में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी प्रकार कॉपर वाला में। अब हम लोग बात करेंगे, घर में दो तार खींचते हैं, उसमें से एक क्या होता है, फेज होता है, और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपका मन में सवाल उठता होगा कि दोनों से करंट आता है या एक से आता है, और किससे आता है। तो फेज से करंट आता है और न्यूट्रल से जाता है। जब तक करंट को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, आपका करंट से कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी चीज़ चलने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सांस लेना फेज मानिए और छोड़ना न्यूट्रल। यदि हम लोग सिर्फ सांस लेंगे तो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, और यदि सिर्फ सांस छोड़ेंगे तो उस केस में भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। इसी प्रकार किसी भी चीज़ को चलाने के लिए फेज के साथ साथ क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे हम एक फेज ले रहे हैं, फेज को लाइव भी बोलते हैं जी, जीवित तार। इसको हॉट वायर भी बोलते हैं, और इसको मेन वायर भी बोलते हैं, गर्म तार। और दूसरा एक न्यूट्रल ले रहे हैं, इसको कोल्ड वायर भी बोलते हैं, ठंडा। अब यहाँ पे एक हम मोटर ले रहे हैं, इस मोटर को चलाने के लिए ध्यान दीजिएगा, फेज के साथ साथ न्यूट्रल भी ज़रूरी है। फेज से करंट आता है और न्यूट्रल से जाता है। ये मोटर आपका तब तक नहीं चलेगा जब तक इसको फेज और न्यूट्रल से नहीं जोड़िएगा। दो फेज दे दीजिएगा और न्यूट्रल नहीं दीजिएगा तो आपका मोटर चलने वाला नहीं है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो चोर घुसने से पहले अपना रास्ता ढूंढता है किधर से निकलेंगे। जब तक उसको रास्ता पता नहीं है निकलने का, तब तक वो चोरी करेगा नहीं। इसी प्रकार जब तक करंट को निकलने का रास्ता नहीं होगा तब तक ये मोटर आपका चलने वाला नहीं है।
अब हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग तार को छूते हैं तो करंट क्यों लगता है, जबकि चप्पल पहन के यदि आप छूइएगा तार को तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन यदि बिना चप्पल का छूइएगा तो ज़ोर से झटका लगता है। एक चीज़ और समझेंगे, 3 प्लग में ऊपर में एक बड़ा सा रहता है पिन, जो कि मोटर को चलाने में कोई यूज नहीं है, फिर भी उसमें हम लोग उतना खर्चा करते हैं। जिसे आपको दिखा रहे हैं, इसको देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने में कोई उपयोग नहीं है। जिस चीज़ में भी इसको उपयोग कर रहे हैं आप, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इसका कोई यूज नहीं है उसका स्टार्ट करने में। ये दोनों से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें हम लोग इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? जितना खर्चा ये दोनों में पड़ता है, अकेले इसमें इतना पड़ जाता है, फिर भी इसका आप लोग यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं, ये सेफ्टी के लिए है। इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मोटर आपका बहुत दिन हो गया और कहीं वायर कट के इसका बॉडी में टच हो गया, तो क्या होगा? फेज इसमें आ जाएगा। जैसे ही आप मोटर को छूइएगा, टच होगा, तो आप क्या हो जाइएगा? न्यूट्रल, जाने का रास्ता मिल जाएगा अर्थ, और फिर आपको ज़ोर से झटका लगेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इससे एक वायर निकाल लेते हैं और अर्थिंग कर देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फेज था वो ज़मीन में चला गया और हम लोग क्या हो गए? सेफ हो गए। इसलिए जब देखिएगा वायरिंग करते हैं ना, घर में जब वायरिंग किया जाता है, एक पतला सा तांबा का वायर, कॉपर वायर को घुमा दिया जाता है और उसको अर्थ कर दिया जाता है, ताकि कहीं एक्स्ट्रा फेज यदि आ जाए घर में तो वो कहाँ चला जाए? अर्थ में, हम लोग को करंट लगने से बच जाएगा। और उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, 8 ओम होता है। और हम लोग का शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 1000 होता है, यदि हम लोग भींगा हुआ कंडीशन में रहेंगे तब। और यदि भींगा हुआ कंडीशन में नहीं रहेंगे तो 1,00,000 होता है। देखिए 1000 और 1,00,000 से ये बहुत कम है। तो करंट किधर से जाना पसंद करेगा? जिधर उसका रेजिस्टेंस कम है। तो वायर से सारा का सारा करंट चला जाएगा, हम लोग को झटका नहीं लगेगा। अब बात करते हैं, यदि वायर को पकड़ के हम लोग झूल जाए तो करंट लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए करंट आपको तभी लगेगा जब ज़मीन के संपर्क में, यानी जाने का रास्ता उसको मिलेगा। आप तार पकड़ के झूल जाइएगा तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आप में फेज तो आ गया लेकिन जाने का तो रास्ता है नहीं, इसलिए करंट नहीं लगेगा। देखिएगा पक्षी सब बैठल रहता है तार पे, उसको करंट नहीं लगता है। समझाते हैं इसको। पक्षी बैठा हुआ है वायर पे तो उसको करंट नहीं लगता है, क्योंकि देखिए ये फेज है आपका, इसमें फेज तो है लेकिन करंट को जाने के लिए न्यूट्रल नहीं है, इसलिए इसको करंट नहीं लगता है। लेकिन गलती से यदि इसका पतंग दूसरा वाला वायर में सट गया तो फिर इसको करंट लगता है और फिर इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। कभी कभी देखिएगा बहुत सारा पक्षी जब झुंड में बैठा हुआ रहता है वायर पे, तो वहाँ भी पक्षी का मृत्यु का चांसेस होता है, दोनों वायर में सटने की वजह से। हम लोग बात कर रहे थे 1 एम्पियर करंट के बारे में। 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या था? 1 एम्पियर करंट का मतलब था 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास करेगा। इसलिए हम लोग को जोर से झटका लगता है। आप समझते हैं इतना ही इलेक्ट्रॉन क्यों पास करेगा? एक सेकेंड में यदि 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, मतलब करंट कितना है हम लोग का? किसी वायर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो करंट कितना है? 1 एम्पियर। देखिए Q इक्वल टू चार्ज कितना है? 1 कूलम। Q इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? NE, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे। Q का वैल्यू पुट कीजिए 1 एंड 1.6 × 10⁻⁻19। इसको डिवाइड कीजिए 1/1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू n। पॉइंट हटाइए, 0 आएगा।
10/16 इंटू 10 पे पावर 19 इक्वल टू n। डिवाइड करने में दिक्कत होगा, एक जीरो दे दीजिए इसको। तो 100/16 इंटू 10 पे पावर 18, एक जीरो दे दिए तो 18 बचा। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18, यानी 1 एम्पियर का करंट का मतलब हो गया 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास करेगा। इसलिए हम लोग को जब 1 एम्पियर का करंट लगता है तो बहुत ज़ोर से झटका मारता है, क्योंकि 1 सेकेंड में हमारे शरीर में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। इसको समझाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। देखिए, इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है और इधर से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, और दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना होता है 7 एम्पियर। लेकिन यदि हम लोग इसको वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे तो 7 एम्पियर नहीं आएगा। देखिए, फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, याद कीजिए। R इक्वल टू पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, P कितना लेते हैं हम लोग, 3 ले लेते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर, दूसरा को ले लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 12 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है जी 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 25 प्लस 12, यानी √37 एम्पियर हुआ। जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 7 एम्पियर। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग स्केलर नहीं तो टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। यदि ऑप्शन में स्केलर और टेंसर दोनों रहे तो टेंसर को मारिएगा, यदि टेंसर नहीं रहे तो स्केलर मारिएगा। क्योंकि हम लोग के सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी नहीं है, आगे जब पढ़ाई कीजिएगा उस समय आएगा। तभी आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यदि ऑप्शन में दे दे तो स्केलर छोड़ के आपको टेंसर मारना है। अब हम लोग बात करेंगे, यदि वायर में चार्ज जो है समय के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे। देखिए, यदि किसी वायर से फर्स्ट सेकेंड में, पहला 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, फिर अगला 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, फिर अगला 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल टू Q/T। I इक्वल टू Q/T। या फिर 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज जा रहा है, फिर अगला सेकेंड में 5 कूलम चार्ज जा रहा है, फिर अगला सेकेंड में 5 कूलम चार्ज जा रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी टाइम के साथ यदि चार्ज वेरी नहीं करता है तो I इक्वल टू Q/T। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 कूलम या 2 कूलम या 3 कूलम या 4 कूलम या 5 कूलम ही पास करे, कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जी I इक्वल टू dQ/dt। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट।
यानी किसी इंस्टेंट पे जो करंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। यानी इसमें चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देना है। इसमें हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए एक छोटा सा नोट्स बना लेते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे जी इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर इज करंट। यानी किसी वायर के सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास कर रहा है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। देखिए इस वायर के इस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है, डेल्टा क्यू। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो आई इक्वल टू का निकल गया हम लोग का डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यानी करंट क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टाइम टेकन। अब बात करेंगे हम लोग, यदि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इफ चार्ज वेरीज विथ टाइम, तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जैसे बताए क्यू को क्या करना है, आपको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। और एवरेज करंट के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, ये सिंपल में लिख सकते हैं आई इक्वल टू हम लोग क्यू बाई टी। अब एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला पढ़े हम लोग, तो आई का निकालना है यूनिट। चार्ज के लिए क्या होता है कूलम, और समय के लिए क्या होता है, टाइम के लिए सेकेंड। तो कूलम बाई सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं। तो 1 कूलम पर सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से नहीं तो ए से डिनोट करते हैं। अब बात आता है इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इट इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी। क्यों जी, क्योंकि ये आपका वेक्टर एडिशन का नियम का पालन नहीं करता है, डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर या टेंसर क्वांटिटी। जैसे बताए थे आपको, यदि ऑप्शन दोनों रहे तो इसको मारिएगा, नहीं तो स्केलर को मारिएगा। ऐसे सिलेबस में ये नहीं है, इसलिए हम लोग अभी इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी ही बोलेंगे। बिकॉज डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपको। नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। चलिए हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन है जी, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम टी थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे करंट निकालने बोला है। ऑल्सो फाइंड द एवरेज करंट फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड। पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या कीजिएगा, आई इक्वल टू फॉर्मूला बताए डी क्यू बाई डी टी। तो आई इक्वल टू क्यू को डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्यू कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 8। सबको अलग कर दीजिए, टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस 40 बाई डी टी प्लस 8 डी बाई डी टी। फॉर्मूला याद कीजिए, जितना पावर है उसको लिखते हैं, उसमें से एक पावर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 2 है, टी पे 2 - 1, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा, डी टी बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाएगा, 2 टी पे पावर 1 प्लस 4 डी टी कट के क्या हो जाएगा जी, 1। तो हम लोग का आई इक्वल टू निकल गया 2t प्लस 4। ध्यान दीजिएगा जी, t बराबर 3 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक करंट। तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड,
आई इक्वल टू टी की जगह इसको पुट कीजिए 2 इंटू 3 प्लस 4 तो 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है एम्पियर होता है। अब हम लोग एवरेज करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कितना 1 से 3 सेकेंड के बीच। तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो क्या करना है देखिए 3 सेकेंड पे चार्ज निकालना है फिर 1 सेकेंड पे चार्ज निकालना है और एक दूसरे को सबट्रैक्ट कर देना है। तो Q एट 3 सेकेंड माइनस Q एट 1 सेकेंड बाय 3 माइनस 1। 1 से 3 सेकेंड के भी टोटल टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड हुआ ना तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो I इक्वल टू चलिए पुट कीजिए T की जगह 3 पुट कर देना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 8 माइनस क्या हो जाएगा जी 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 8 बाय 2। तो I इक्वल टू निकल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 प्लस 8 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 1 हो जाएगा ये अंदर घुसेगा तो माइनस 4 हो जाएगा 4 इंटू 1 4 ही रहा फिर ये माइनस 8 हो जाएगा बाय 2। ये प्लस में है ये माइनस में है कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा -5 और यहाँ पे 12 तो 7 हो जाएगा। तो हम लोग का निकल गया जी I इक्वल टू 9 प्लस 7 बाई 2 दोनों ऐड कर दीजिएगा 16 बाई 2 यानी 8 एम्पियर निकल गया। नोट कीजिए। चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा हम मिटा रहे हैं। आसान था इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा टी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा फिर इसमें 3 सेकेंड पे चार्ज निकालना है फिर 1 सेकेंड पे निकालना है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 3 माइनस 1 यानी 2 से डिवाइड कर दिया। इस पे 2 क्वेश्चन दे रहे हैं अपने से सॉल्व कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सवाल को अपने से सॉल्व कीजिएगा आप लोग। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। इसमें I दिया हुआ रहेगा और Q आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है जी द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5। I दिया हुआ है। फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू ए सेक्शन ऑफ द वायर बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो इन दिस टाइम। यानी आपको निकालना है Q और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा I इक्वल टू दिया हुआ है तो फॉर्मूला कौन लगाइएगा I इक्वल टू dq बाई dt लगाइएगा क्योंकि टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है। इसको ला के इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो I dt इक्वल टू क्या हो जाएगा dq सीधा करके इसको लिख दीजिए dq इक्वल टू I dt। देखिए dq मतलब डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। q निकालना है हम लोग को दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक 0 से 3 तक। तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा q I का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए इंटीग्रेशन 0 से 3 टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 dt। सबको अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 से 3 टी स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 4t dt प्लस इंटीग्रेशन 5 dt। कहाँ से कहाँ तक जी 0 से 3 0 से 3।
ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx। जितना पावर है उसमें एक पावर जोड़ दीजिएगा, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे कितना पावर है, 2 है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो t पे 3 बाय 3 प्लस 4, देखिए कुछ पावर नहीं तो कितना पावर है 1, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है t, कहाँ से कहाँ तक जी, 0 से लेके 3 तक। तो निकल गया हम लोग का t क्यूब बाय 3 प्लस एक कट जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 5t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3। पहले क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट पुट करते हैं। तो 3 का क्यूब बाय 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर, 3 का वैल्यू t की जगह पुट कीजिए, प्लस 5 इंटू 3। अब देखिए 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो -0 कर दिए यहाँ पे सबके लिए। कितना हो जाएगा जी, 27 बाई 3 प्लस 9 इंटू 2 18 हो गया, प्लस 15, कितना बार में कटेगा 9 बार में। तो हम लोग का Q निकल गया जी 9 और 18 27 प्लस 15 यानी 42 कूलम। ध्यान दीजिएगा Q निकाल लिए, एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE, लगा दीजिए Q इक्वल टू NE। तो Q का वैल्यू पता है 42, N इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, डिवाइड कीजिए इसको। तो 42 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, N, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग का निकल जाएगा जी N इक्वल टू 42, पॉइंट हटाइएगा 0 आएगा यहाँ पे तो, बाय 16 इंटू 10 पे पावर 19। इसको डिवाइड कीजिए, कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा ना, 2 5 फिर 0.2 बढ़ जाएगा, फिर 6 बढ़ जाएगा इंटू 10 पे पावर 19। चलिए वीडियो रोक के नोट कीजिए। चलिए हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 सवाल इस पे भी देते हैं, अपने से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग को अपने से सॉल्व करना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।